अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। नया नावल है जी जनून ज़ैन, मानूर उस्मानी के कलम से लिखा गया, पहली किस्त। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात, मोहब्बत, ज़िद, पागलपन, हंसी, आंसू और ख़तरनाक कशिश का ऐसा सफ़र है जहाँ पर हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये एक ऐसी दास्तान है जहाँ मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती बल्कि जिया जाता है, कभी कभी मुस्कुराहटों के साथ, कभी दर्द के साथ और कभी ऐसे जुनून के साथ जो इंसान को खुद से भी बेखबर कर दे। इस कहानी में आपको शरारतें भी मिलेंगी, बेहद खूबसूरत जज्बात भी, दिल को छू लेने वाले रिश्ते भी। जुनून ज़ैन एक ऐसा सफ़र है जहाँ मोहब्बत आम नहीं बल्कि हद से बढ़कर ख़तरनाक हद तक ख़ास है। सिकंदर विला में आज एक अजीब सी गहमा गहमी थी। हर तरफ नौकर चाकर भाग दौड़ रहे थे। लॉन से लेकर मेन गेट तक हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियाँ और फूलों की खुशबू फिज़ा में रची बसी थी। घर का माहौल देखकर ऐसा लगता था जैसे आज कोई बड़ी शादी हो। लेकिन आज इस घर का लाडला ज़ैन सिकंदर पूरे 5 साल बाद लंदन से वापस लौट रहा था। सुनिए, आज ज़रा ज़ैन से पूछो तो सही कि वो कहाँ पहुँचा, कितना वक्त और लगेगा। सितारा बेगम ने लॉन्च में बेचैनी से चक्कर काटते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। इनके चेहरे पर ममता की तड़प और 5 साल का इंतज़ार साफ झलक रहा था। अरे बेगम, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा तुम्हारा लाडला। अब क्या वो उड़कर आएगा? सिकंदर साहब ने सोफे पर इत्मीनान से बैठते हुए अखबार से नज़रें हटाकर मुस्कुराकर जवाब दिया। अगरचे वो खुद को पुरसुकून दिखा रहे थे, लेकिन इनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो भी अपने बेटे के लिए कितने पुरजोश हैं। सब्र कैसे करूं? 5 साल कम नहीं होते। मेरा बच्चा इतने वक्त के बाद आ रहा है और आपको आराम से अखबार पढ़ने की सूझी है। सितारा बेगम ने थोड़ा छिड़कर कहा तो सिकंदर साहब हंसे। इन दोनों की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। इनका वो बेटा वापस आ रहा था जो इस घर की रौनक भी था और गरूर भी। एक तरफ जहाँ सिकंदर विला के निचले हिस्से में जश्न और खुशियों का तूफान बरपा था, वहीं सीढ़ियों के ऊपरी सीने पर 3 वजूद किसी कैदी की तरह कतार में बैठे हुए थे, जैसे इनकी सजाए मौत का वक्त करीब आ गया हो। गुलनैन, जिसके चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले मासूम सी शरारत थी, मुस्कुराहट थी, अब अपनी दोनों हथेलियाँ गालों पर जमाए बेहद उदास बैठी थी। उसके साथ ही दानियाल और हमजा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे, जैसे आज इनकी ज़िंदगी का आखिरी आज़ाद दिन हो। लो भाई, हिटलर का नाना वापस आ रहा है। अब तो हम शरारतें तो दूर की बात, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकेंगे। गुलनैन ने एक लंबी आह भरते हुए बेहद उदासी से कहा। उसकी बड़ी आंखों में आने वाले वक्त का खौफ साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि ज़ैन के कदम इस घर में पड़ते ही सबसे पहले खामोशी का कानून लागू हो जाएगा। हाँ यार, अब तो आज़ादी के दिन गए। कितने मज़े थे ना हमारे, ना कोई रोक टोक और ना ही कोई पूछगछ। हमजा ने अफसोस से सर हिलाया। उसे वो तमाम क्रिकेट मैचेस याद आ रहे थे जो वो लाउंज में खेला करता था, जिस पर अब ज़ैन की वापसी के साथ ही पाबंदी की मोहर लगने वाली थी। बिल्कुल, जब दिल चाहता था बाहर घूमने निकल जाते थे, जो जी में आता था वो करते थे। अब तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना होगा कि कहीं हिटलर ना देख ले। दानियाल ने भी अपनी बेबसी का इजहार किया। इन तीनों के लिए ज़ैन सिकंदर की वापसी किसी मार्शल लॉ से कम नहीं थी। वो भाई तो था, लेकिन इसका रोब और इसका जुनून पूरे सिकंदर विला को अपने हिसार में ले लेता। अचानक नीचे से गाड़ी के रुकने की आवाज़ और ताई अम्मी के पुकारने की आवाज़ आई। इन तीनों का दिल एक साथ धक से रह गया। वो आ गया। गुलनैन ने सरगोशी की और इसके हाथ खुद ब खुद अपने दुपट्टे को ठीक करने लगे। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, खुश आमदीद हमारे कैद के पहले दिन को। गाड़ी से निकलकर ज़ैन सिकंदर जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुआ, सितारा बेगम ने तड़प कर उसे गले से लगा लिया। 5 साल की दूरी के बाद माँ बेटे का ये मिलन बेहद जज्बाती था। ज़ैन ने झुककर अपने वालिद सिकंदर साहब के हाथ चूमे और इनके गले लगा। उनके चेहरों की चमक बता रही थी कि इनका मान वापस आ गया। इसी दौरान सीढ़ियों पर खड़े वो तीनों कज़न्स गुलनैन, दानियाल और हमजा दबे कदमों नीचे लाउंज में आ गए। ज़ैन की नज़र इन पर पड़ी तो वो तीनों एक लम्हे के लिए ठठक गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। इन तीनों ने बारी बारी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम लोग? ज़ैन ने इनकी तरफ देखकर कहा। जी ठीक है भाई, आप कैसे हैं? इन दोनों ने भी मुख्तसर जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ज़ैन ने कहा अपने वालिदैन के साथ बड़े सोफे पर बैठ गया। सितारा बेगम और सिकंदर साहब अपने बेटे के दाएं बाएं बैठकर इसका हाथ थामे बातें करने लगे। सामने वाले सोफे पर गुलनैन, दानियाल और हमजा एक साथ खामोशी से बैठे थे। कुछ देर बातों के बाद सितारा बेगम ने मोहब्बत से ज़ैन के माथे पर हाथ रखा, नरमी से बोली,
सैन बेटा अब तुम अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो, लंबा सफ़र करके आए होगे, थक गए होगे। सैन ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। जी अम्मी ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेशर हूँ, फिर आराम करूँगा। जैन सोफे से उठा और अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे इसके कदमों की चाप ऊपर वाले कॉरिडोर में गायब हुई, लाउंज में बैठे तीनों की रुकी हुई सांस जैसे यकदम आज़ाद हुई। वो तीनों जब तक बुत बने बैठे थे एक साथ सोफे से उछले। और शुक्र है हिटलर ऊपर चले गए, वरना मुझे तो लग रहा था मेरा दम ही निकल जाएगा, हमजा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। चलो चलो बाहर लॉन की तरफ भागो, यहाँ अम्मी के सामने रहे तो वो फिर से हमें कोई ना कोई काम के देकर हिटलर के पास भेज देंगी। दानियाल ने सरगोशी की। गुलनैन ने भी जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और वही तीनों दबे कदमों लाउंज से निकलकर बाहर लॉन की खुली हवा में भाग गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक लंबा सांस लिया, जैसे किसी बड़ी कैद से थोड़ी देर के लिए रिहाई मिली हो। जैन अपने रूम में फ्रेश होकर थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठा ही था कि बाहर लॉन से आती ऊंची आवाज़ों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। कहकों और बातों का वो शोर जो उसे कमरे तक साफ सुनाई दे रहा था। उसने बेचारे से अपनी पेशानी पर हाथ फेरा उठकर कदम बालकनी की तरफ बढ़ाए। जैसे ही वो बालकनी की तरफ आकर खड़ा हुआ, उसकी सर्द नजरें नीचे लॉन में लगे दरख्तों के नीचे बैठे तीनों पर पड़ी। वो तीनों जो अभी थोड़ी देर पहले लाउंज में बुत बने बैठे थे, वहाँ खुली हवा में ऐसे चहक रहे थे। जैन की नज़र अचानक गुलनैन पर जाकर ठहर गई। वह इस वक्त किसी बात पर ज़ोर से हंसी थी और उसकी हंसी की खनक पूरे लॉन में गूंज रही थी। ढलते सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी, जिससे उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई थी। कितनी बदल गई है ये, सैन के खुश्क लबों से बेख्तियार ये अल्फाज निकले और वो इसकी नज़रों में एक लम्हे के लिए नरमी सी आई। वो 5 साल पुरानी मासूम सी बच्ची अब एक मुकम्मल लड़की बन चुकी थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने फ़ौरन जज्बात पर काबू पाया और झटके से नज़रें फेर ली। इसकी आंखों में सर्द मेहरी और नफ़रत एक बार फिर लौट आई। उसने बेहद नागवारी से गुलनैन की तरफ देखा, जैसे इसका हंसना जैन को एक आंख ना भाया हो। अभी भी वही लापरवाह शोर मचाने वाली लड़की। उसने बड़बड़ाते हुए मुठियाँ भींच दी। अगली सुबह सिकंदर विला में खामोशी का राज था, क्योंकि हिटलर की वापसी के बाद किसी की जरूरत नहीं थी कि ऊंची आवाज़ में बात करे। जैन लाउंज में मोबाइल देख रहा था, जबकि किचन में गुलनैन, हमजा और दानियाल खतरनाक साजिश तैयार कर रहे थे। यार देखना, ये लनट पलट भाई कैसे हमें डराते। आज इनका इस्तकबाल हम अपने तरीके से करेंगे। हमजा ने एक हाथ में नमकदानी और दूसरे हाथ में काली मिर्च पकड़ते हुए शरारती लहजे में कहा। हमजा ये ठीक नहीं होगा, अगर पता चल गया तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे, गुलनैन ने डरते हुए कहा, लेकिन इनकी आंखों में भी शरारत चमक रही थी। अरे कुछ नहीं होता गुल, बस थोड़ा सा मसाला ही तो डालना है। दानियाल जल्दी से लाल मिर्चों वाला सॉस तो लाओ। दानियाल ने किचन की अलमारी से एक बोतल निकाली जिस पर लिखा था एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस। इन तीनों ने मिलकर जैन के लिए बनाए गए ख़ास सूप में नमक, काली मिर्च और तीखा सॉस इतनी मिकदार में डाल दिया कि वह सूप नहीं बल्कि एटम बम बन गया। अब आएगा मज़ा, जब हिटलर एक चम्मच पियेंगे और इनके कानों से धुआं निकलेगा, दानियाल ने हंसते हुए कहा। वो तीनों दबे कदमों सूप का बाउल लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुँचे, जहाँ जैन, सिकंदर साहब और सिद्रा बेगम बैठे थे। जैन भाई, ये आपके लिए ख़ास सूप, आपको लंदन में ऐसा देसी सूप कहाँ मिला होगा। हमजा ने बेहद मासूमियत से बाउल जैन के सामने रखा। जैन ने अखबार से नजरें हटाई और इन तीनों के चेहरे को देखा। वो तीनों ऐसे खड़े थे जैसे दुनिया के सबसे शरीफ बच्चे हों। जैन ने चम्मच उठाया और बाउल में डाला। गुलनैन ने अपनी रस्सी रोकने के लिए दुपट्टा मुंह में दबा लिया, जबकि हमजा और दानियाल एक दूसरे के पसलियों में कोहनियाँ मार रहे थे। जैसे ही जैन ने चम्मच मुंह के करीब किया, अचानक इसका फ़ोन बज उठा। 1 मिनट। जैन ने फ़ोन उठाया और कॉल सुनने लगा। इसी दौरान सिद्रा बेगम की नज़र सूप पर पड़ी। अरे वाह, कितना अच्छा सूप लग रहा है। जैन तो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। सिकंदर आप ज़रा चक्कर बताएं ना, कैसा बना है। सिद्रा बेगम ने प्याला उठाकर सिकंदर साहब के सामने रख दिया। इन तीनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नहीं अबू, ये आपके लिए नहीं, दानियाल चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। सिकंदर साहब ने एक बड़ा सा चम्मच भरकर सूप मुंह में डाला और एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई, और फिर ओह अल्लाह, हाय मेरी ज़बान। सिद्रा, पानी। ये सूप है या तांबे का पिघला हुआ लावा। सिकंदर साहब का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और वो कुर्सी से उछल पड़े। अरे क्या हुआ। सिद्रा बेगम परेशान होकर भागी। जैन ने फ़ोन बंद किया और सिकंदर साहब की हालत देखकर फ़ौरन पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। फिर उसने अपनी सर्द नज़रें तीनों पर जमाई, जो अब दीवार के साथ लग कर खड़े थे और इनकी हालत ऐसी थी जैसे अभी बेहोश हो जाएंगे। जैन ने सुकून से सूप का चम्मच उठाया, उसे सूंघा और दोबारा प्याले में रख दिया। तुम तीनों ने ये किया ना। जैन की आवाज़ इतनी धीमी थी कि इन तीनों की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। जी भाई, तीनों ने एक साथ कहा। तुम तीनों को ये सूप बहुत पसंद आया होगा, इसलिए तो अब्बू को पिलाया। अब ऐसा करो, किचन में जाओ और अपने लिए एक एक बाउल बना कर लाओ
اور میرے سامنے بیٹھ کر پورا ختم کرو۔ بھائی وہ ہمیں بھوک نہیں ہے، گلنین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، 5 منٹ میں تم تینوں یہاں سوپ کے ساتھ ہونے چاہیے، ورنہ 2 باؤل پینا پڑے گا، سین نے موبائل دوبارہ اٹھاتے ہوئے بےحد سکون سے کہا۔ حمزہ اور دانیال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کچن کی طرف ایسے بھاگے جیسے پیچھے شیر لگا ہو۔ گلنین پیچھے کٹتی پیر پر ٹکتی رہ گئی، جبکہ سین کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی، تقریباً نہ محسوس کرنے والی مسکراہٹ آئی۔ کچن میں اس وقت ماتم کا سا سما تھا۔ حمزہ اور دانیال ایسے سوپ تیار کر رہے تھے جیسے اپنی قبر کھود رہے ہو، اور گلنین پاس کھڑی بیچاری ان کو تک رہی تھی۔ حمزہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، بڑے آئے تھے ایٹم بم بنانے والے، اب خود پھٹنے کی باری ہے، گلنین نے غصے سے پیر پٹکا۔ خاموش رہو گل، دانیال مرچیں تھوڑی کم ڈالنا یار، حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے چمچ ہلایا۔ پاگل ہو کیا؟ ہٹلر باہر بیٹھا ہے، اگر ذائقہ بدلا ہوا ہو تو ہمیں کچا چبا جائے گا۔ دانیال نے روحان سی صورت بنا کر وہی مرچوں والی بوتل دوبارہ اٹھا لی۔ 5 منٹ بعد کے تینوں کسی قیدی کی طرح قطار بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ ان کے ہاتھوں میں سوپ کے باؤل ایسے کانپ رہے تھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سین موبائل سائڈ پر رکھ کر بڑے آرام سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سکون بری مسکراہٹ تھی، جو ان تینوں کے لیے کسی جداد کی مسکراہٹ سے کم نہیں تھا۔ بیٹھو، زین نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں کسی تابعدار طالب علم کی طرح کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سامنے بڑے سوپ کے باؤلوں سے اٹھتا دھواں ان کی آنکھوں میں آنسو لا رہا تھا۔ شروع کرو، میں دیکھ رہا ہوں، زین نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بےحد اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حمزہ نے پہلا چمچ بھرا اور پھر آنکھیں بند کرنے کے ساتھ منہ میں ڈال لیا۔ 1 سیکنڈ گزرا اور پھر حمزہ کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئی جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ اس کا چہرہ پہلے لال، پھر نیلا اور پھر جامنی ہونے لگا۔ حمزہ کیسا ہے؟ زین نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ بھائی بہت گرم ہے، حمزہ نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کسی نے انجن سٹارٹ کر دیا ہو۔ دانیال نے بھی ہمت کر کے ایک گھونٹ بھرا، فوراً ہی اپنی زبان باہر نکال کر ہاتھ سے پنکھا لگانے لگا۔ اوئے ہوئے، یہ تو واقعی کسی لندن کے 5 اسٹار ہوٹل جیسا ہے، اس نے جھوٹ بولا تاکہ زین کو شک نہ ہو۔ اب باری تھی گلنین کی، جو معصومیت کی مورت بنے باؤ کو گھور رہی تھی۔ اس نے جیسے چمچ منہ میں اٹھایا، زین کی نظریں اس پر جم گئیں۔ گلنین، تم نے مرچیں کم تو نہیں ڈالی نا؟ زین نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ گلنین نے ایک لمبا سانس بھرا اور جیسے ہی سوپ چکھا، اس سے لگا جیسے اس کے دماغ میں پٹاخے پھوٹ گئے ہوں۔ اس کی ناک فوراً سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بھائی، میں نہیں پی سکتی، گلنین نے ہچکی دی۔ کیوں؟ تم نے یہ تو کہا تھا کہ دیسی سوپ کا جواب نہیں ہوتا۔ پیو اسے پورا، زین کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہوا۔ حمزہ اور دانیال، جن کی اپنی حالت غیر تھی، اب گلنین کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ گلنین کی ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اسے صاف کر رہی تھی۔ حمزہ، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ باؤل خالی کرو، زین نے اسے ٹوکا۔ حمزہ نے ڈر کے مارے پورا باؤل منہ سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی یہ تیکھا مایا حلق سے اترا، اسے ایک زوردار چینخ آئی۔ سوپ کا ایک فوارہ بن کر سیدھا دانیال کے چہرے پر جا گرا۔ دانیال جو پہلے ہی جل رہا تھا، اب سوپ میں نہا چکا تھا۔ اوئے، تو نے مجھے جلا دیا، دانیال غصے سے چیخا اور بدلے میں اپنا پیالہ حمزہ کی طرف جھکا دیا، لیکن سوپ میز پر گرا اور زین کی آستین پر چند چھینٹے پڑ گئے۔ میز پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ حمزہ اور دانیال کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ گلنین نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کری۔ اسے لگا اب تو پکا مارشل لا لگے گا۔ زین نے اپنی آستین پر پڑے چھینٹوں کو دیکھا، پھر ان تینوں کی خوفزدہ چہرے کو۔ اس نے میز سے ٹیشو اٹھایا، بڑے آرام سے اپنی قمیض صاف کی اور کھڑا ہو گیا۔ کچن صاف ہونا چاہیے، اور کہاں کل سے ناشتہ تم تینوں خود بناؤ گے، زین نے کہا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، حمزہ نے جگ اٹھا کر پورا پانی اپنے منہ میں اونڈیل لیا، جبکہ دانیال میز پر پڑے تولیے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ گلنین، تو نے مرچیں کچھ زیادہ ہی نہیں ڈال دی تھی، دانیال نے غصے سے پوچھا۔ گلنین، جو اب تک رو رہی تھی، اچانک زور سے ہنس پڑی۔ تم دونوں کی شکلیں، حمزہ تیری ناک تو بالکل ٹماٹر لگ رہی ہے۔ وہ تینوں مرچوں سے جلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی حالت دیکھ دیکھ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اوپر بالکنی سے زین انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس بار اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں ان کی اس شرارت پر ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ گلنین پیاس کی شدت سے بےحال دبے قدموں کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی کہ کہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، اور جیسے ہی مڑی کہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ زین بھی اسی وقت کافی بنانے کے لیے کچن میں داخل ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے وہ دونوں پوری قوت سے ٹکرائے۔
गुलनैन का पाँव फिसला और वो एकदम पीछे गिरी, लेकिन जैन ने उसे बचाने के लिए बाजू में भरना चाहा तो तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो दोनों ही फर्श पर जा गिरे। एक लम्हे के लिए किचन में मौत जैसी खामोशी छा गई। जैन नीचे फर्श पर था और गुलनैन पूरी की पूरी उसके ऊपर गिरी हुई थी। उसके हाथ जैन के चौड़े सीने पर जमे थे, जबकि जैन की गिरफ्त गुलनैन की कमर पर इतनी मजबूत थी कि उनके दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो जैन की आंखों में लरस रही थी। उसने देखा कि गुलनैन की लंबी पलकें खौफ से कांप रही हैं। जैन का दिल, जो हमेशा पत्थर की तरह साकन रहता था, आज किसी ढोल की तरह बजने लगा। उसकी आंखों की रवायती सर्द मोहरें पिघलकर एक गहरी नरमी और खुमार में बदल चुकी थी। गुलनैन को जब एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो उसके पूरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। शर्म के मारे इसका बुरा हाल हो गया। उसके गाल पहले हल्की गुलाबी और फिर देखते ही देखते आग के कोयले की तरह दहकने लगे। वो सुर्खी इसके गालों से होते हुए इसके नाक कानों की लो तक फैल गई, जो अब शिद्दत जज्बात से तप रहे थे। छोड़े मुझे, गुलनैन ने बेहद कपकपाती आवाज़ में कहा। उसकी हिचकी बनने वाली थी। जैन को इसकी इस मासूमाना शर्म और बेबसी को देखकर एक अजीब सा मज़ा आने लगा। उसने अपनी गिरफ्त गुलनैन की कमर पर मज़ीद सख्त कर ली और उसे अपने और करीब कर लिया। क्यों? जैन ने बेहद धीमी और भारी आवाज़ में पूछा। इसका लहजा इतना बेबाक था कि गुलनैन के तन बदन में आग लग गई। जैन ने अपना दूसरा हाथ आहिस्ता से उठाया और गुलनैन के चेहरे पर झूलती एक आवारा लटको उसके कान के पीछे अड़सा। उसकी उंगलियां जब गुलनैन की तपती हुई जल्द से टकराईं तो गुलनैन को लगा अब उसकी जान निकल जाएगी। जैन की नज़रें अब उसके सुर्ख होते कानों पर जमी थी। भाई प्लीज़, वो रहानसी हुई। तो तुम कह रही हो कि मैं हिटलर हूँ? तो इतनी आसानी से कैदी को नहीं छोड़ता। जैन ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की, जिससे गुलनैन के रोंगटे खड़े हो गए। गुलनैन ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और एक झटके से इसका हाथ हटाया। वो तकरीबन उछलकर खड़ी हुई नंगे पांव किचन से बाहर की तरफ भागी। उसकी सांसें इतनी तेज़ थीं कि उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और उससे टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने दहकते हुए गालों पर रखे। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा चेहरा ये तो कोयले की तरह तप रहा है। उसके जहन में बार बार जहन की वो नरम आंखें और कमर पर उसकी सख्त गिरफ्त महसूस हो रही थी। उधर किचन में जैन उसी जगह फर्श पर बैठा था। उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथ की हथेली को देखा, जिससे अभी गुलनैन की कमर को छुआ था, और फिर एक गहरा सांस लेकर छत को तकने लगा। बहुत मासूम हो गुलनैन, वो खुद से बड़बड़ाया और उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। गुलनैन नजरें झुकाए प्लेट में पड़े पराठे के टुकड़े कर रही थी, लेकिन उसका एक नवाला भी हलक से नीचे नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सामने बैठा शख्स, जिसकी सर्दमहर नज़रें हमेशा दूसरों को झुकने पर मजबूर कर देती हैं, आज सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा था। सैन सिकंदर की गहरी नज़रें गुलनैन के चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, जैसे वो रात वाले सुर्ख कोयले को दोबारा दहकना देखना चाहता हो। सैन की मुसलसल नज़रों की तपिश जब गुलनैन की बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसका चेहरा एक बार फिर उसे शिद्दत से सुर्ख होने लगा। वो सुर्खी जो गालों से शुरू होकर उसकी गर्दन तक फैल रही थी। सैन ने यह मंजर देखा तो इसके लबों पर एक शरारती लहर दौड़ गई। उससे अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और बेहद मुश्किल से अपना कहकहा रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके चेहरे के अज़लात तनाव का शिकार हो गए। अरे गुल बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? सिदरा बेगम ने अचानक परेशानी से पूछा और नाश्ता छोड़कर इसके करीब हुई। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? गुलनैन का दिल धक से रह गया। वो घबरा कर थोड़ा सा सिमट गई। नहीं ताई अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी गर्मी है, उसने अकलाते हुए झूठ बोला और नज़रें झुका ली। इतनी भी तो गर्मी नहीं है कि तुम्हारा चेहरा आग की तरह सुर्ख हो जाए, सैन ने बेहद संजीदगी का लिबादा ओढ़कर लुकमा तोड़ते कहा। उसकी आवाज़ में छुपा तन सिर्फ गुलनैन ही समझ सकती थी। पता नहीं भाई, गुलनैन ने बमुश्किल कहा। उसे लग रहा था कि अगर वो 1 सेकंड और यहाँ बैठी रही तो वाकई बेहोश हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, नाश्ता करो और फिर जाकर आराम करो, सिकंदर साहब ने शफकत से कहा तो गुलनैन को जैसे ज़िंदगी मिली। जी ताया अबू, उसने जल्दी से पानी का घूंट भरा। अच्छा जैन, आज ऑफिस से जल्दी वापस आना, तुम्हारी फुफ्फो आ रही है। सिदरा बेगम ने मुड़कर जैन से कहा। जी अम्मी, आ जाऊँगा, जैन ने मुख्तसर कहा, लेकिन इसकी नज़रें अभी गुलनैन की लरसती पलकों पर थीं। दानियाल का चेहरा फुफ्फो का सुनकर खुल उठा। दानियाल की आंखों में चमक आ गई। गुलनैन ने मौका गनीमत जाना और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ खड़ी हुई। मेरा पेट भर गया है, मैं जाग रही हूँ। वो तकरीबन भागते हुए वहाँ से निकली।
मेज़ पर पीछे ज़ैन ने बैठे अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरते एक बार फिर दबी दबी मुस्कुराहट के साथ गुलनैन के जाते हुए वजूद को देखा। हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो जैसे पूरे घर में एक बरकी लय दौड़ गई थी। अभी ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा ठीक से खोला भी नहीं था कि गुलनैन, हमज़ा और दानिया किसी तूफ़ान की तरह बाहर की तरफ भागे। ये तीनों अपनी अपनी फूफो नायाब के बेहद लाडले थे और इनके आने का मतलब था घर में कहकहों की वापसी। फूफो, गुलनैन ने चहकते हुए आवाज़ लगाई और भागकर फूफो नायाब के गले लग गई। कितने वक्त बाद आई हैं आप, मैंने तो आपको इतना मिस किया, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। फूफो नायाब ने मोहब्बत से गुलनैन का माथा चूमा और उसे खुद से लिपटा लिया। मेरी जान, मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करती थी, बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि आ ही नहीं सकी। इसी दौरान सिद्रा बेगम और सिकंदर साहब भी मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। सब ने बेहद गर्म जोशी से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। बातों और कहकों के इस शोर में सहरिश, जो फूफो नायाब की इकलौती बेटी थी, खामोशी से अपने वालदा के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुलनैन की नज़र सहरिश पर पड़ी तो फ़ौरन उसकी तरफ लग गई। सहरिश, कैसी हो तुम? दोनों सहेलियाँ बड़ी गर्मजोशी से मिली। फिर बारी आई हमज़ा और दानियाल की, जो फूफो से मिलने के बाद सहरिश की तरफ मतवज्जो हुए। हमज़ा ने तो शरारत से सर हिला दिया, लेकिन दानियाल जैसे सहरिश के सामने आया, सहरिश ने अपनी नज़रें झुका ली और बेहद मासूम में धीमी आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई का लफ्ज़ सुनते ही पास खड़े गुलनैन और हमज़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा और बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त करने लगे। दानियाल का चेहरा देखने वाला था। जो सहरिश को बड़ी ख़ास नज़रों से घूर रहा था, उसके एक लफ्ज़ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दानियाल ने दांत पीसते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम। गुलनैन ने सहरिश का हाथ थामा और उसे अंदर लेकर जाने लगी। चलो सहरिश, अंदर चलते हैं। जैसे वो दोनों अंदर दाखिल हुई, दानियाल ने एक लंबा और गहरा सांस लिया और बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, तुम्हारा तो कुछ करना होगा सहरिश मैडम, वरना ये भाई भाई कह कर तो तुम मेरे बने बनाए रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दोगी। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, बेटा मार्शल तो सैन भाई ने लगाया था, लेकिन तुम्हारा तो कर्फ्यू सहरिश ने लगा दिया। वह सब हंसते हुए लाउंज में आकर बैठ गए। लाउंज में कहकहों का शोर था, लेकिन दानियाल की दुनिया सिर्फ एक ही चेहरे के गिर्द घूम रही थी। वह सोफे पर बैठा मुसलसल सहरिश को देख रहा था, जो गुलनैन के साथ किसी बात पर हंस रही थी। दानियाल की नज़रों में वो ख़ास चमक थी, जिसे देखकर साथ बैठे हमज़ा का जवाब दे गया। हमज़ा ने झुककर दानियाल के कान के पास सरगोशी की, ओए, अपनी नज़रों को थोड़ा सा संभाल लो भाई। ये जो तुमने नज़रों का रोमांस शुरू कर रखा है ना, इसे थोड़ा अकेले के लिए भी संभाल कर रखो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो बेचारी सुकून से बैठ भी नहीं पा रही। दानियाल ने शरारत से मुस्कुराया, रोमांस? हमज़ा मियाँ, रोमांस तो अब मैं इसे दिखाऊंगा। ये जो हर बात पर भाई भाई कहकर हमारे बने बनाए रिश्ते का बेड़ा गर्क करना चाहती है ना, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। दानियाल की बेबाकी सुनकर हमज़ा का मुँह खुले का खुला रह गया। उसने दानियाल की कमर में एक ज़ोरदार मुक्का मारा। उई! दानियाल के मुंह से दबी सी चीख निकली। बेशरम, शर्म हो या बेच खाई क्या है क्या तुमने? अम्मी अब्बू और फूफो सामने बैठे हैं, डर नहीं लगता? हमज़ा ने आंखें निकालकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। दानियाल अपनी कमर सहलाते हुए दबी दबी आवाज़ में हंसने लगा। डर तो अब इसे लगना चाहिए, क्योंकि दानियाल सिकंदर ने अब ठान लिया कि इस भाई वाले लफ्ज़ को उसकी लुग़त से हमेशा के लिए मिटाना है। हमज़ा ने बस अपना सर पीट लिया। उसे पता था कि दानियाल अब बाज आने वाला नहीं है। उधर सहरिश ने महसूस किया कि दानियाल उसे देखकर हंस रहा है, तो उसने फ़ौरन अपना रुख मोड़ लिया और उसका चेहरा हल्का गुलाबी होने लगा। गुलनैन के हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन अचानक रोशन हुई। उसने नज़र डाली तो स्क्रीन पर दानियाल का नाम जगमगा रहा था। गुलनैन ने सामने बैठे दानियाल की तरफ देखा, जो बड़े इत्मीनान से उसे मोबाइल थामे देख रहा था और आंखों से इशारे से मैसेज पढ़ने का कह रहा था। गुलनैन ने मैसेज खोला। गुल, मेरा एक काम करोगी? इसके बाद तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पक्का वादा। गुलनैन ने वहीं से ही दानियाल को घूरा उंगलियां तेज़ी से चलाईं। क्या बात है? कुछ ही सेकंड्स में दानियाल का जवाब स्क्रीन पर नमूदार हुआ। गुल, मेरी प्यारी बहन, सहरिश को मेरे रूम में ले आओ। ये पढ़ते ही गुलनैन सोफे पर थोड़ा सा उछली और हैरत से दानियाल को देखा। उसने फ़ौरन टाइप किया। क्यों? दानियाल ने फ़ौरन रिप्लाई किया। गुल, मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ कुछ बात करनी है। गुलनैन ने उसे तपाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करवाया, जिस पर दानियाल ने एक और मैसेज भेजा। गुल, मेरी प्यारी बहन, वादा है तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो कहूँगी। गुलनैन ने सहरिश की तरफ देखा, जो मासूमियत से फूफो की बातों में मगन थी। उसे दानियाल की बेचैनी पर तरस आया और उसने मैसेज किया, ठीक है, मैं उसे अपने रूम तक ले जाऊँगी, वहाँ से अपने रूम तक तुम उसे खुद ले जाओगे। ये मैसेज पढ़ते ही दानियाल का चेहरा खुशी से सरशार हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तेज़ी से जवाब दिया,
ٹھیک ہے، تم بس اپنے روم تک لے آؤ، آگے کا کام میرا ہے۔ گلنین نے موبائل سائڈ پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اب اسے کسی بہانے سے سہرش کو اوپر لے کر جانا تھا۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی رکنے کی آوازیں اور چند ہی لمحوں میں زین سکندر اپنی مخصوص باروب شخصیت کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکت تو تھی، لیکن پھپھو نایاب کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ زین نے قریب آ کر ان کے سر پر بوسہ دیا اور بڑی محبت سے ملا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ آفس کیسا رہا؟ پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے پوچھا۔ سہرش مسکراتے ہوئے کھڑی اور سلام کیا۔ زین کی نظر سہرش پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی شفقت سے سہرش کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایک طرف جہاں یہ منظر بہت خوبصورت تھا، وہیں بیٹھی گلنین کی آنکھوں میں اچانک نمی تیرنے لگی۔ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ زین سہرش سے کتنی پیار اور عزت سے مل رہا ہے۔ وہی زین تو اسے دیکھ کر اپنی بھویں تان لیتا ہے اور جس کے لہجے میں ہمیشہ سرد مہری ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ گلنین نے دل میں سوچا، یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا دل بھر آیا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو اندر ہی کہیں دفن کر دیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر سہرش کا ہاتھ تھاما۔ چلو سہرش، اوپر روم میں چلتے ہیں، وہاں آرام سے باتیں کریں گے، گلنین نے کہا۔ سہرش نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گلنین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار نیچے دیکھ رہی تھی کہ کہیں ذہین بھائی پیچھے تو نہیں آ رہے۔ سہرش معصومیت سے اس کے ساتھ چلتی گلنین کے کمرے میں داخل ہوگی۔ آؤ سہرش، بیٹھو نا، گلنین نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا، لیکن اس کی اپنی نظریں مسلسل دروازے پر تھی۔ کیا ہوا گل، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ سہرش نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس وہ اپنا موبائل نیچے لاؤنج میں بھول آئی ہوں، تم یہاں کمرے میں 2 منٹ کے لیے رکو، میں بھاگ کر ابھی آئی، گلنین نے ایک دم اٹھتے ہوئے بے حد اداکاری کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا ہوا؟ سہرش نے اسے حیرت سے دیکھا اور سادگی سے پوچھا۔ بس تم صرف 2 منٹ یہاں رکو، میں ابھی آتی ہوں، گلنین نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، سہرش نے پیچھے بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ گلنین نے جیسے سہرش کی حامی سنی، وہ ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ مڑی اور دبے قدموں تیزی سے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ سہرش اس کمرے میں اب اکیلی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ گلنین کے نکلتے کوریڈور کے اندھیرے سے ایک وجود برآمد ہوا ہے جو اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ دانیال جو دیوار سے لگ کر چھپا ہوا تھا، گلنین کی چاہتے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گلنین کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سہرش گلنین کے بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک دروازہ کھولنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اسے سوچا کہ گلنین واپس آ گئی، لیکن اس کی نظریں جیسے ہی دروازے پہ پڑی تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہاں دانیال کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہمیشہ والی شرارت نہیں تھی، بلکہ عجیب سا سنگین اور گہرا جنون تھا۔ سہرش اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑی ہو پاتی، دانیال ایک ہی لمحے میں اس کے سامنے آیا۔ دانیال نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ سہرش کی نازک کمر میں ڈالا اور جھٹکے سے اپنے سخت اور چوڑے سینے سے لگا لیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ سہرش کی سانسیں تھم گئی۔ سہرش کا شرم اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کا چہرہ دہکنے لگا اور سرخی اس کے کانوں تک پھیل گئی۔ وہ دانیال کے اتنے قریب کبھی نہیں رہی تھی، اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سہرش کو لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دانیال بھائی، سہرش نے ہکلاتے ہوئے اس سے بھائی کہہ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی بھائی کا لفظ اس کے لبوں سے نکلا، دانیال کا سب جیسے ایک دم ہی ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور جنون ایک ساتھ لہرایا۔ اس نے سہرش کو بات پوری کرنے کا موقع دیا ہی نہیں۔ دانیال نے اپنا ایک ہاتھ سہرش کے ریشمی بالوں میں ڈالا اور سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ اس کی لرزتی پلکیں اور سرخ ہوتے ہونٹ بالکل اس کے سامنے تھے۔ دانیال نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر سے پیچھے لا کر دونوں کلائیوں کو مضبوطی سے تھام لیا تاکہ مزاحمت نہ کر سکے۔ دانیال نے جیسے ہی سہرش کو چھوا، کمرے کی تپش یکدم بڑھ گئی۔ سہرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن دانیال کی گرفت اتنی شدت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ دانیال نے اپنا ہاتھ سہرش کے ریشمی بالوں میں مزید پیوست کیا۔ سہرش کے حلق سے ایک مدھم سی سستی نکلی جو دانیال کے منہ میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی خیز لہریں دوڑ رہی تھیں۔ دانیال کا انداز کسی بھوکے شیر کی طرح تھا۔ سہرش نے گھبرا کر دانیال کے مضبوط کندھوں کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے مزید گھیرا تنگ کر دیا۔ اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ اس کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ دانیال بار بار
सहरिश की बंद आंखों के गोशे अब शिद्दत जज्बात से तप रहे थे और उसका पूरा जिस्म दानियाल के लम्स की वजह से आग में जल रहा था। उसने जैसे आज ठान ली थी कि सहरिश के हर इनकार को अपनी शिद्दत से इकरार में बदल कर ही छोड़ेगा। सहरिश में अब इतनी भी सख्त बाकी नहीं रही थी कि वो कदमों पर खड़ी रह सकती। वो निढाल सी होकर दानियाल के चौड़े और सख्त सीने पर ही ढह गई। दानियाल ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपने मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायर कर लिए और उसे खुद से सख्ती से भींच लिया। सहरिश ने शर्म के मारे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली और अपना दहकता हुआ चेहरा दानियाल की कमीज़ में छुपा लिया। उसे महसूस हो रहा था कि दानियाल का दिल किसी ढोल की तरह बज रहा है, या शायद वो उसकी अपने दिल की धड़कन थी जो बेकाबू हो चुकी थी। उसने झुककर उसके कान के बेहद करीब धीमी और रसीली आवाज़ में सरगोशी की। तो अब कहोगी भाई? सहरिश ने दानियाल के सीने में अपना सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाया, जैसे वो इस नफ्स से हमेशा के लिए तौबा कर रही हो। उसकी इस मासूमाना हरकत पर दानियाल का एक ज़ोरदार कहका निकला जो पूरे कमरे में गूंज उठा। सहरिश का शर्म से बुरा हाल हो गया। उसने मज़ीद सिकुड़कर अपना मुंह दानियाल के सीने में ही कहीं रूपोश कर लिया। उसे लगा था कि दानियाल की हंसी उसकी जान ले लेगी। दानियाल ने जब इसका चेहरा शर्म से लाल भभूका देखा तो उसके अंदर की वहशत एक बार फिर जाग उठी। सहरिश के हलक से एक लरसती हुई सिसकी निकली और पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। दानियाल ने अब उंगली सहरिश की ठोड़ी के नीचे रखी और बेहद गहरी से धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। सहरिश की पलकें अब भी खौफ और शर्म से बोझल थी, लेकिन दानियाल की नज़रों की तपिश उसके पूरे वजूद को झुलसा रही थी। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी ये सुर्खी मेरे होश उड़ा रही है, दानियाल ने बेहद बेबाकी से कहा था। सहरिश के पास और हिम्मत नहीं बची थी कि वो दानियाल की उन आंखों का सामना कर सके। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की, दानियाल के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे ज़ोर से धक्का दिया और मुड़े बगैर दीवानावार कमरे से बाहर की तरफ भागी। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उससे अपने पाँव ज़मीन पर टिकते हुए महसूस नहीं हो रहे थे। बस दानियाल की नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी, क्योंकि अब इसमें दानियाल से आंखें मिलाने की बिल्कुल भी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। पीछे दानियाल वहीं खड़ा उसे भागते हुए देखकर गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, जैसे वो सहरिश के लम्स को अभी भी महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसा नशा था जो बता रहा था कि आज उसने सहरिश के दिल पर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। दानियाल अभी सहरिश के लम्स के शहर में खोया हुआ था कि फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक फिज़ा बदल गई। जैसे उसने दरवाजे से कदम बाहर निकाला, एक वज़नी और ज़ोरदार मुक्का सीधा उसके पेट के ऐन बीचों बीच आ लगा। दानियाल के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और तवाज़ुन बरकरार न रख सका तो सीधा पीछे फर्श पर जा गिरा। वो अपनी आंखें मलकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये एटम बम कहाँ से फटा है, जब उसकी नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी। सामने ज़ैन सिकंदर अपनी सर्द और वसीली नज़रें इस पर जमाए खड़ा था, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। दानियाल की तो सीटी गुम हो गई, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। भाई आप यहाँ? दानियाल ने हकलाते हुए ज़मीन पर बैठे बैठे पीछे खिसकने की कोशिश की। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? छोटी है वो अभी, ज़ैन ने उसे घूरते हुए कहा। भाई वो तो बस मैं उसे थोड़ी सी सज़ा दे रहा था, दानियाल ने इधर उधर नज़रें घुमाते बेहद मासूमियत से कहा। सज़ा? किस बात की सज़ा? ज़ैन ने भवें उचकाकर पूछा। वो इसलिए कि वो हर बात पर भाई भाई कहकर हमारे बने बनाए रिश्ते का बेड़ा गर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अमली मुजाहिरा देकर उसे याद दिलाऊं कि मैं भाई नहीं हूँ। दानियाल ने एक ही सांस में वजाहत पेश कर दी। भाई तो वो मुझे भी कहती है, ज़ैन ने बेहद स्पाट चेहरे के साथ कहा। दानियाल को जैसे शय मिल गई, उसने जोश में आकर कहा। तो भाई आप भी अपने वाले को सज़ा देना, कसम से बहुत मज़ा आता है उस तरह सज़ा देने में, आपको भी देनी चाहिए। दानियाल की ये बेबाकी सुनकर ज़ैन का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने एक और तीखा मुक्का दानियाल की कमर पर जड़ दिया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ बदतमीज़, मेरी कमर तोड़ दी आपने भाई, दानियाल अपनी कमर सहलाते हुए रूहान सी सूरत बनाकर बोला। भाई वो तो आपका चेहरा देखकर पता लग रहा है कि आप कितने तरसे हुए हैं। ज़ैन ने जैसे एक और मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, दानियाल बिजली की सी तेज़ी से पीछे हुआ। भाई बस करें अब ना इस तरह ना मारे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बल्कि मेरी तो एक आध बीवी भी है, अभी थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से उसका सबूत भी देखा होगा। ये कहकर दानियाल ने एक लंबी छलांग लगाई और वहाँ से सड़पट भागा, जैसे पीछे कोई शेर लगा हो। ज़ैन वहीं खड़ा उसे जाते देख रहा था, लेकिन दानियाल की बात ने ज़ैन के जहन में गुलनैन का वो शर्म से लाल भूखा होता चेहरा तरोताज़ा कर दिया था। ज़ैन के लबों पर एक बेख्तियार और दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा शायद दानियाल ठीक ही कह रहा था। ये अंदाज़ वाकई दिलचस्प था। सहरिश जब नीचे आई तो उसके कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, गुलनैन के पास आकर धप से सोफे पर बैठ गई।
وہ تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ گلنین اسے 2 منٹ کا کہہ کر اوپر چھوڑ کر آئی تھی۔ گلنین نے جب سحرش کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سحرش، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے اور تمہاری سانسیں اتنی تیز کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے اوپر؟ سحرش نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں جکڑا۔ کچھ بھی تو نہیں، پر تم بالکل لال بھبوکا ہو رہی ہو، جیسے ابھی پھٹ پڑو گی۔ گلنین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ شاید گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے۔ سحرش نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا۔ گلنین کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، یہ کل گرمی مجھے بھی لگی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل میں رات میں کچن میں پانی پینے گئی تھی تو زین بھائی بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئے تھے، تبھی میں اسی طرح سرخ ہو گئی، اور جب تائی امی نے پوچھا تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ گرمی ہے، اس لیے تمہاری یہ گرمی مجھے بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں۔ گلنین نے دھیمی آواز میں اپنی معصومیت میں سب سچ اگل دیا۔ اسی دوران زین اور دانیال سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اور ان دونوں کی نظریں سیدھی لاؤنج میں بیٹھی ان لڑکیوں پر پڑی۔ دانیال کے کانوں میں جیسے ہی گلنین کی یہ بات پڑی، اس کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ اس نے فوراً سے گردن گھما کر اپنے ساتھ چلتے ہٹلر کو دیکھا۔ زین کا اپنا یہ حال تھا کہ گلنین کی اس بے باکانہ باتوں پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس سے غصہ آیا کہ یہ لڑکی کتنی لاپرواہ ہے، اگر کوئی سن لیتا تو کیا ہوتا۔ زین نے ضبط کرنے کے لیے اپنی مٹھیاں بھیج دیں اور بہت اسپاٹ چہرہ بنا کر اپنے والد کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ لیکن دانیال وہیں بت بڑا کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر پورے گھر کو بتائے۔ وہ سوچ رہا تھا، واہ بھائی واہ، مجھے تو تھوڑی دیر پہلے مکے مار کر رومانس کا ترسا ہوا کہہ رہے تھے اور نصیحتیں کہہ رہے تھے کہ سحرش چھوٹی ہے، جب ایک گلنین سے تو سحرش سے بھی چھوٹی ہے، اور آپ حضرت کلرا کچن میں اپنا مارشل لا نافذ کر چکے ہیں۔ دانیال نے ایک گہری نظر زین پر ڈالی جو بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا، اور پھر سحرش کو دیکھا جو اب بھی گلنین کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ واہ رے ہٹلر صاحب، اور میں پاگل بھی کیسا ہوں کہ سچ مچ سمجھ بیٹھا کہ یہ لندن پلٹ ہٹلر بہت معصوم ہے اور اسے تو رومانس کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ مجھے تو پیٹ میں مکے مارتے کہہ رہے تھے اور خود رات کے اندھیرے میں۔ دانیال نے ایک نظر زین کی طرف ڈالی جو اب بڑے سکون سے تایا ابو کے ساتھ باتوں میں سر ہلا رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے شریف بچہ وہی ہو۔ ماننا پڑے گا بھائی، آپ تو مجھ سے بھی بڑے کھلاڑی نکلے۔ میں تو ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں اور آپ تو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے، اور ہاں تو یہ کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سحرش چھوٹی ہے۔ کیا منافقت ہے۔ دانیال نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جہاں تھوڑی دیر پہلے زین نے مکہ مارا تھا، اور ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اسے اب ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے زین کی بولتی بند کر سکتا تھا۔ اب آئے نا ذرا میرے سامنے، اب دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کون ہے ترسا ہوا اور کون ہے لٹیرا۔